जय हिंद दोस्तों। आपके अपने परिवार द शिवा एकेडमी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सी टेट जनवरी 2024 में जो एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों, उसी से संबंधित आज मैं सीडीपी की टॉप 50 प्रश्न लेकर आया हूं दोस्तों, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। सीडीपी एक ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों सी टेट के लिए कि यदि आप सीडीपी पे पकड़ बना लेंगे तो सी टेट एग्ज़ाम तो ऐसे ही क्वालिफाई हो जाएगा दोस्तों। इसलिए आप हमारे इस सेशन में लास्ट तक बने रहें। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें तथा हमारे इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए दोस्तों, चलते हैं हम आज के अपने पहले प्रश्न पर दोस्तों। और आप हमें यह भी बताएंगे कि आपका कितना स्कोर रहा। तो अपने उठा लीजिए कॉपी और कलम, अपने आंसर को चेक करिए कि आपकी पकड़ कहाँ तक है दोस्तों। पहला सवाल है दोस्तों, बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है? अपने अनुभवों को लिखना, श्रुत लेख, पाठ आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना, सुंदर लेख का अभ्यास। तो इसका हो जाएगा दोस्तों ए। अपने अनुभव को जब बच्चा लिखेगा तो उससे ज़्यादा अच्छा मूल्यांकन होता है दोस्तों। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 2, बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। बोलना जो कौशल होता है दोस्तों, उसमें सबसे अधिक क्या महत्वपूर्ण होता है? संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण, अलंकारिक भाषा का प्रयोग, मधुर वाणी। इसका कौन हो जाएगा दोस्तों सही? तो इसका हो जाएगा बोलने का दोस्तों स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण होना चाहिए, तभी बोलना कौशल अच्छा माना जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अल्पसंख्यक भाषा बोलने वाले विद्यार्थियों के ऐसे विद्यालय में प्रवेश हुआ जहां माध्यम पढ़ाई की भाषा राज्य की भाषा है। इस प्रकार के विद्यालय शिक्षा को क्या कहेंगे? निबंधन शिक्षा, निमज्जन शिक्षा, द्विभाषा शिक्षा, बहुभाषा शिक्षा, अंग्रेजी माध्यम शिक्षा। ऑप्शन के बहकावे में नहीं आना है दोस्तों। इसमें बोला है राज्य की भाषा है, स्पेशल किसी राज्य की भाषा पढ़ाई जाती है तो इस प्रकार की शिक्षा जो होती है दोस्तों, क्या कहते हैं इसको? निमज्जन शिक्षा कहते हैं। ये बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न होगा दोस्तों 4 नंबर। कक्षा 5 की अध्यापिका श्रुति ने विद्यार्थियों के समूह बनाए और विद्यार्थियों की अपनी रुचि से संबंधित विभिन्न विषयों पर शब्द जाल बनाने के लिए कहा। शब्द भंडार की यह शिक्षण विधि प्रक्रिया किस रूप में जानी जाएगी? शब्द भंडार अधिगम का विषय आधारित उपागम, शब्द भंडार अधिगम का रचनात्मक उपागम, शब्द भंडार अधिगम की थीम आधारित उपागम, शब्द भंडार अधिगम के लिए शब्द जाल। बताइए दोस्तों इसका कौन सही हो जाएगा? तो इसका सही हो जाएगा दोस्तों बी, शब्द भंडार अधिगम का रचनात्मक उपागम। दोस्तों रचनात्मक का मतलब नया नया खोजने की बात होती है, इसलिए बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है दोस्तों, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। कक्षा 4 का अध्यापक आमिर भाषा की कक्षा में 5-5 के समूह बनाता है और मेरे पालतू पशु के साथ मेरे अनुभव विषय पर कार्य करने के लिए कहता है। मानस मंथन करने, रूपरेखा बनाने, पहला प्रारूप लिखने, संपादन करने, संपादन करने और फिर अंतिम रूप से अनुच्छेद लिखने के लिए कहता है। लेखन के इस उपागम को क्या कहेंगे? लेखन का प्रक्रिया उपागम, लेखन का उत्पाद उपागम, समूह कार्य, अनुभवजन्य अधिगम। तो इसका हो जाएगा दोस्तों ए। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। लेखन का प्रक्रिया उपागम बिल्कुल सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न होगा दोस्तों
कक्षा 3 के कुछ विद्यार्थी लघु कहानी और वृत्तांत पढ़ रहे थे। उन्हें कुछ शब्द और वाक्यांश के अर्थ समझ नहीं आ रहे थे, पर पाठ्य सामग्री में पहले से आए शब्दों के आधार पर उन्हें शब्द के अर्थ जानने और समझ बनाई। उन्होंने पाठ्यक्रम सामग्री से क्या प्राप्त किया? वाक्यगत संकेत, शब्द भंडार संकेत, अर्थगत संकेत, रटने वाले संकेत। तो इसका हो जाएगा दोस्तों सी, अर्थगत संकेत बिल्कुल इसका सही होगा, अर्थगत संकेत। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं इसको। कक्षा 2 की अध्यापिका आस्था विभिन्न तरीकों से कहानियां सुनाती है, अलग अलग तरीकों से कहानियां सुनाती है। अपने एक कथा वाचन सत्र में उसने कहानी की पहली पंक्ति सुनाई और शिक्षार्थियों से कहा कि वे आंख बंद करें, वो उसके द्वारा कई पंक्ति दोहराएं, फिर मौन रहकर अपने मस्तिष्क में याद करें। उसने पूरी कहानी में यही किया। वह किस तकनीकी को अपना रही है? इको तकनीक, मेरे बाद दोहराओ तकनीक, बंद आंख तकनीक, कथा याद करना तकनीक। ऑप्शन के बहकाव में नहीं आइएगा दोस्तों। अगर आंख बंद करके वह याद करवा रही है तो इसका मतलब नहीं है कि आंख बंद तकनीकी हो जाएगा, ऐसी कोई तकनीकी नहीं होती है। कथा याद कराना ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। मेरे बाद दोहराव तकनीकी, अगर इस पे जा रहे हैं तो यह भी गलत है। यह तकनीकी होती है दोस्तों इको तकनीक। ये बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न होगा दोस्तों, अध्यापक ने कहा कि मैं पर्यावरण अध्ययन की तुम्हारी पुस्तक से 5 वाक्य 2-2 बार बोलूंगा। इन्हें ध्यान से सुनो। शिक्षार्थियों की समूह में इन वाक्यों का प्रत्यास्मरण करने, पुनर्रचना करने के लिए कहा। वाक्य इस तरह से लिखे जिससे कि वह वाक्य का अर्थ न बदले। यह कार्य क्या कहलाएगा? श्रुतलेख, अनुच्छेद श्रुतलेख कहलाएगा, प्रत्यास्मरण तकनीक कहलाएगी, श्रवण श्रुतलेख कहलाएगा। बता दें दोस्तों कि यदि प्रत्यास्मरण है तो उस हिसाब से दोस्तों इसके प्रत्यास्मरण तकनीकी नहीं मार देना। ये कोई तकनीकी नहीं होती है दोस्तों याद करने की। यदि आप श्रुतलेख मार रहे हैं दोस्तों तो क्या श्रवण श्रुतलेख तो वही है? अगर यह है दोस्तों तो यह दोनों गलत होगा, इसलिए अनुच्छेद श्रुतलेख होगा दोस्तों, बी बिल्कुल सही होगा इसका। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दोस्तों, एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना, बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त रखना, भाषा संसाधनों का अभाव, बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीति तय करना। बताइए दोस्तों इसका कौन हो जाएगा? तो एक भाषा शिक्षक की बड़ी चुनौती यही होगी दोस्तों कि वह बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीति तय करेगा। यही बिल्कुल सही है इसका डी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न होगा दोस्तों, एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के संदर्भ के प्रतिकूल है? बिल्कुल दोस्तों इस बात को ध्यान रखिएगा, प्रतिकूल पूछा है। बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग के नियम बना सकते हैं। भाषा प्रवेश में रहकर अर्जित की जाती है। प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक होता है। और डी का है दोस्तों, व्याकरण के बिना सीखने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा। इसका हो जाएगा दोस्तों नहीं वाला ऑप्शन है। तो जितने सही हैं दोस्तों वह गलत हो जाएगा। परिवेश में रहकर भाषा के नियम बनाया जा सकता है, बिल्कुल दोस्तों। भाषा प्रवेश में रहकर ही सीखी जाती है, ये भी सही है। प्रिंट समृद्ध माहौल तो एकदम बिल्कुल सही कथन होता है दोस्तों, इसलिए इसका हो जाएगा डी। व्याकरण के नियम, ध्यान रखिए दोस्तों, व्याकरण के नियम बच्चों को नहीं पढ़ाना है। व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा, यही बात गलत है। डी बिल्कुल इसका सही होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर।
अगला प्रश्न होगा दोस्तों, एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे? पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझना, बच्चों को व्याकरण सिखाना, स्वयं शुद्ध भाषा प्रयोग, बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। तो इसका हो जाएगा दोस्तों, सबसे अधिक महत्व किसको देंगे? व्याकरण तो अभी बताया दोस्तों, ये निगेटिव होता है। प्रत्येक पाठ को भली बात समझना, ये भी कोई मतलब नहीं मिलता है। शुद्ध भाषा यदि आप ही प्रयोग करेंगे तो बच्चा सीखेगा क्या? इसलिए इसका हो जाएगा डी, बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न होगा दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? फिर निगेटिव वाला आ गया दोस्तों, नहीं है। इसको पेपर में आ जाए तो इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। प्रथम स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना, वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना, ध्वनि संकेत चिन्हों का संबंध बनाना, विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। बताइए दोस्तों इसका कौन सा ही हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा दोस्तों, नहीं पूछा है तो जो निगेटिव होगा वही सही है। तो कंठस्थ करना हमेशा निगेटिव होता है, नहीं है, इसलिए नहीं वाला सही हो जाएगा दोस्तों। बी बिल्कुल इसका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है? गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है, बच्चों की क्षमता स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए, गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्य का अभ्यास मात्र है, गृह कार्य देना अति आवश्यक है। इसका हो जाएगा दोस्तों, बताइए कौन? व्यस्त तो अभिभावक छोड़ने पढ़े जाता है दोस्तों, अभिभावक नहीं पढ़ने जाता है, बच्चा पढ़ने जाता है, तो अभिभावक को व्यस्त नहीं रखना है। कक्षा अभ्यास मात्र है तो इसको अभ्यास मात्र नहीं करना है दोस्तों। गृह कार्य देना अति आवश्यक है, ऐसा कहीं नहीं लिखा गया कि आप गृह कार्य देना ही जरूरी है, इसलिए इसका हो जाएगा दोस्तों बी। बी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दोस्तों, भाषा के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? फिर नहीं आ गया है दोस्तों, इसको ध्यान रखिए, अंडरलाइन कर लीजिएगा। इसको पेपर में भी यही करना है आपको कि भाषा के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। सभी मानवीय भाषाएं स्वाभाविक भाषाएं हैं, भाषा होने के लिए भाषा की लिपि होना चाहिए, भाषा मुख्यतः बोली जाती है, सभी भाषाओं की एक व्याकरण और एक व्यवस्था होती है। सही बात है दोस्तों, सभी भाषाओं की एक व्याकरण और एक व्यवस्था होती है, भाषा मुख्यतः बोली जाती है, बिल्कुल सही है। सभी मानवीय भाषाएं स्वाभाविक भाषाएं, ये भी सही है दोस्तों। तो तीनों सही हैं, तो सही वाला गलत हो जाएगा दोस्तों और गलत वाला सही हो जाएगा। भाषा होने के लिए भाषा की लिपि होना कोई जरूरी नहीं होता है दोस्तों, तो इसका हो जाएगा बी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न होगा दोस्तों आप लोग के सामने यह, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के द्वारा अनुशंसित विद्यालय के बुनियादी वर्षों की क्या अवधि है? कक्षा 2 तक पहले 5 वर्ष पढ़ाना है दोस्तों, कक्षा 1 तक पहले 3 वर्ष पढ़ाना है, कक्षा 1 से 5 तक पहले 5 वर्ष हो जाएगा उसके बच्चे का, अधिगम के पहले 2 वर्ष, पूर्व विद्यालय वर्ष उसके बाद की बात है दोस्तों। तो बताइए दोस्तों इसका कौन सही हो जाएगा? तो इसका सही हो जाएगा ए, कक्षा 2 तक पहले 5 वर्ष बालक की आयु पूर्ण हो जानी चाहिए दोस्तों। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न होगा दोस्तों, विद्यालयों में भारतीय भाषाओं और संस्कृति को समुन्नत करने हेतु लागू भारत सरकार का महत्वपूर्ण कार्यक्रम कौन सा है दोस्तों? बहुत ही वीआईपी प्रश्न है यह। एक भारत श्रेष्ठ भारत, आजादी का अमृत महोत्सव, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान, समग्र शिक्षा अभियान। तो इसका हो जाएगा दोस्तों एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये बिल्कुल इसका सही है दोस्तों। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न होगा दोस्तों, विद्यालय शिक्षा के बुनियादी व प्राथमिक चरण में व्याकरण के शिक्षण अधिगम के लिए कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है?
फिर आ गया दोस्तों नहीं है, उपयुक्त नहीं है। ध्यान रखिएगा इस बात को। सर्वप्रथम व्याकरण अवधारणाओं के नियम का परिचय देना चाहिए। संज्ञा का नामकरण शब्दों के रूप में परिचय देना। वर्णनकारी शब्दों के रूप में विशेषणों का परिचय देना। सर्वप्रथम संदर्भ में व्याकरण के उदाहरण प्रस्तुत करना। फिर नियम बताना। तो इसका हो जाएगा दोस्तों ए, सर्वप्रथम व्याकरणिक अवधारणाओं के नियम का परिचय देना। यही इसका सही हो जाएगा, क्योंकि हमें व्याकरण के नियम कानून कुछ भी नहीं सिखाना है दोस्तों बालक को, इसलिए ए बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न होगा दोस्तों, भाषा अधिगम के बुनियादी वर्षों के दौरान तुकबंदी और शिशु गीतों के बारे में कौन सी बात सही नहीं है। फिर देखिएगा दोस्तों, फिर पूछ रहा है कौन सी बात सही नहीं है। व्याकरण सिखाने के लिए, आनंद और खुशी के लिए, भाषा निवेश के लिए, कल्पनाशीलता के अभ्यास के लिए। तो इसका हो जाएगा दोस्तों ए, व्याकरण सिखाने के लिए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न होगा, भाषा के अभिव्यक्त्यात्मक कौशल कौन है। अभिव्यक्त्यात्मक कौशल मतलब जो बोलकर बताया जा सके दोस्तों, जो बोलकर बताया जा सके उसी को अभिव्यक्त्यात्मक कौशल कहते हैं। सुनना बोलना, बोलना लिखना, पढ़ना लिखना, सुनना बोलना। इसका हो जाएगा बी, बोलना और लिखना बिल्कुल सही होगा इसका। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। फिर असत्य पूछा है इसका। बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वतः रूप से भाषा में परिमार्जन कर लेंगे। बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं। बच्चे की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालयों में प्रचलित भाषा परिवेश के विरोधाभास ही भाषा सीखने में सहायक होता है। डी कह रहा है, भाषा सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणियों व निरर्थक अभ्यास से बच्चों में अरुचि उत्पन्न हो सकती है। इसका हो जाएगा दोस्तों सी, सी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालयों में उचित भाषा परिवेश में विरोधाभासी भाषा सीखने में सहायक होती है। तो विरोधाभास का मतलब दोस्तों किसी चीज पे रुकावट किसी भाषा को सीखने के लिए सहायक नहीं होती है, इसलिए इसका सी बिल्कुल सही होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भाषा कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है। पूछ रहा है इसमें कि कौन सा कथन उचित है। विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशल पर ही बल देना चाहिए। बच्चे केवल सुनना बोलना पढ़ना लिखना कौशल क्रम से ही सीखते हैं। भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतर संबंधित है। भाषा कौशल के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषाई नियमों का ज्ञान जरूरी है। तो केवल शब्द सीटेट में दोस्तों ये निगेटिव होता है, इसलिए उचित पूछा है, मतलब जो सही पूछा है। इसलिए केवल पढ़ना लिखना खाली विद्यालय में थोड़ी बताया जाता है दोस्तों। बच्चे केवल सुनना बोलना पढ़ना लिखना कौशल क्रम से ही सीखते हैं, कोई जरूरी नहीं है दोस्तों। सी बिल्कुल सही होगा इसका। भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतर संबंधित होते हैं। डी है, भाषा कौशल के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषाई नियमों का ज्ञान जरूरी है। यह गलत हो जाएगा, इसलिए इसका सी सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों, शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अग्र अंगों की ओर का विकास दर्शाता है। केंद्र से बाहर की ओर दोस्तों, केंद्र से किधर, बाहर की ओर। परिधियों मतलब कि दोस्तों ये बाहर की ओर क्या दर्शाता है। विकर्णी विकास के सिद्धांतों को, विकेंद्रीकृत विकास के सिद्धांतों को, मध्य बाह्य विकास के सिद्धांतों को, विकास के सिद्धांतों को। स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक संस्था है। तो इसका हो जाएगा दोस्तों सी,
मध्य बाह्य विकास के सिद्धांतों को दर्शाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न होगा दोस्तों, किसी वस्तु के अस्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के किस चरण में आ जाती है? वस्तु अस्थायित्व बच्चा कब समझ लेता है? संवेदी गामक में, पूर्व परिचालन, मूर्त परिचालन, औपचारिक परिचालन। इसका हो जाएगा दोस्तों बी, पूर्व परिचालन। इसकी आयु होती है 2 से 7 वर्ष। इसी में बच्चा खिलौने को जीवित समझ लेता है। बी बिल्कुल सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना किसके संदर्भ में बनाई जाती है? जो भी व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम होता है दोस्तों, वो किसके लिए योजना बनाई जाती है? विशेष शिक्षा कार्यक्रम के संदर्भ में, बाल केंद्रीय शिक्षा कार्यक्रम के संदर्भ में, मुक्त विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम में, ई अधिगम शिक्षा कार्यक्रम में। तो यह बनाई जाती है दोस्तों बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम के लिए। बालक को पढ़ाना है, इसलिए बालक को हमेशा दोस्तों याद रखिएगा केंद्र में रखकर कोई भी कार्य करना है। बी सही है इसका। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न होगा दोस्तों, महीनों की आयु, किस महीने की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों से बोलना शुरू कर देते हैं? 12 से 18 महीने, 18 से 24, 24 से 30, 30 से 36। बताइए दोस्तों इसका कौन सही हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा 18 से 24 महीने के बीच का बालक छोटे छोटे वाक्यों को मिलाकर बोलना शुरू कर देता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न होगा दोस्तों, सृजनात्मकता को अवधारणा से संबंधित माना जाता है? सृजनात्मकता को अवधारणा से किससे संबंधित माना जाता है? द्रव बौद्धिकता, रवादार बौद्धिकता, अभिसरित सोच, विविध सोच। इसका हो जाएगा दोस्तों डी। डी बिल्कुल सही होगा। विविध का मतलब दोस्तों कई प्रकार से सोचना, कई प्रकार से सोचना, उसी को विविध सोच कहते हैं दोस्तों। याद रखिए सृजनात्मकता का मतलब यही होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न होगा दोस्तों, जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? सांस्कृतिक प्रभावित कहते हैं, भाषा निर्धारित कहते हैं, संज्ञानात्मक पक्ष होता है, क्या सामाजिक उद्धृत होता है? दोस्तों बताइए इसका कौन सा हो जाएगा? तो फिर से प्रश्न को देख लेते हैं। जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित हो दोस्तों, तो इसको भाषा निर्धारित कहते हैं। बी बिल्कुल इसका सही होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, अपने भाव और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रहा रवि उपकरण की मरम्मत करता है, वह प्रयोग करता है। रवि नाम का एक लड़का है दोस्तों, जो कोई उपकरण खराब हो गया है उसको मरम्मत कर रहा है। वो क्या कर रहा है दोस्तों? अंतर्दृष्टि कर रहा है, कलन विधि का प्रयोग कर रहा है, मानसिक दृढ़ता का अनुमानी विधि का प्रयोग कर रहा है। तो दोस्तों इसका हो जाएगा डी। डी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि वह अनुमान से ही तो उसका पैर कहाँ होगा दोस्तों? कोई खिलौना हो दोस्तों, उसका पैर कहाँ होगा, उसका हाथ कहाँ होगा, उसका सर किधर होगा, उसी को तो अनुमान से ही तो लगाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों, दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है, वह किसका उपयोग कर रही है? दोस्तों दिव्या है जो कोई भी कार्य होता है दोस्तों, उसको छोटे छोटे भागों में विभाजित करके आसान करती है। वो किसका प्रयोग कर रही है? कम करने की विधि का, द्वितीयक विस्तारण विधि का, उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का, क्रियात्मक जड़ता नियामक विधि का। बताइए दोस्तों इसका कौन सा हो जाएगा? 29 का बताइए आप लोग। तो 29 का हो जाएगा दोस्तों सी, उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का वह प्रयोग कर रही है। 29 का सी होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दोस्तों बहुत ही वीआईपी प्रश्न,
पेपर में यह जरूर रहता है दोस्तों, चाहे जिस हिसाब से पूछे लेकिन पूछेगा जरूर। पुरुष और महिला की भूमिका का निर्धारण समाज करता है, यह किस कथन को बताता है दोस्तों? लैंगिक एक अंतर्निहित अवतरण है, लैंगिकता एक आनुवंशिक प्रतिभा है, लैंगिकता एक अंतर्ज्ञानी अवतरण है, लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। पुरुष और महिलाओं की भूमिका निर्धारण करना दोस्तों, यह लैंगिकता का एक सामाजिक अवतरण है। डी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न होगा दोस्तों, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। जो अधिगमकर्ता की उपलब्धि हो जाती है दोस्तों, तो आकलन शिक्षकों की सहायता किस प्रकार से करता है? अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने में, शिक्षण अधिगम विधियों को प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में, कक्षाओं में अधिगमकर्ताओं के क्षमता समूह बनाने में, और डी है दोस्तों, शिक्षण के लिए गतिविधियों की सूची तैयार करने में। तो इसका हो जाएगा दोस्तों बी, शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए यह रिकॉर्ड करता है दोस्तों। इसका हो जाएगा बी, याद रखिएगा इसका बी होगा दोस्तों। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों, समावेशी शिक्षा के सिद्धांत किस पर आधारित है? इससे भी एक प्रश्न तो रहेगा ही दोस्तों, ये तय है। सामाजिक संतुलन पर आधारित होता है, समता एवं समान अवसर पर आधारित होता है, सामाजिक अस्तित्व एवं वैश्वीकरण, विश्व बंधुता। तो यह दोस्तों समावेशी शिक्षा समता एवं समान अवसर देती है। बच्चा कोई भी हो दोस्तों, मूक बधिर हो, दृष्टिबाधित हो, दिव्यांगजन हो, कोई भी हो दोस्तों, तो उसको हम समता व समान अवसर देंगे। समावेशी शिक्षा यही कहती है। इसका हो जाएगा बी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष किस में लागू किया गया? जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम है दोस्तों, वह किस वर्ष लागू किया गया? 1992 में, 95, 99, 1999 या 2016? तो इसका हो जाएगा दोस्तों डी, 2016 बिल्कुल इसका सही है दोस्तों। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दोस्तों, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करता है। दिव्यांगजन की निःशुल्क शिक्षा कितने वर्षों तक चलती है दोस्तों? 6 से 18 वर्ष तक के लिए, 3 से 18 वर्ष तक के लिए, 6 से 14 वर्ष के लिए, 6 से 22 वर्ष के लिए। तो यह चलती है दोस्तों दिव्यांग की शिक्षा 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के लिए। ये बिल्कुल सही है इसका। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों, विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य किससे है दोस्तों? सार्वभौमिक समावेशी शिक्षा के नैतिक विचार, शिक्षण व्यावसायिकता की सार्वभौमिक संहिता, शिक्षण के सार्वभौमिक मानववादी दृष्टिकोण, अधिगम की सार्वभौमिक संरचना। इसका हो जाएगा दोस्तों डी, डी बिल्कुल सही हो जाएगा, अधिगम की सार्वभौमिक संरचना। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, जागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि में अंतर्निहित है। इनमें क्या निहित है दोस्तों? केंद्रीयकरण निहित है, संज्ञान बोध, संज्ञान होगा, समायोजन होगा। तो इसका हो जाएगा दोस्तों बी, संज्ञान बोध। इसका बिल्कुल ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न होगा दोस्तों, जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभव के आधार पर सोचते हैं तो उसे कहा जाता है।
जब बच्चा कोई सूचना की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभव के आधार पर सोचते हैं दोस्तों, तो उसको क्या कहा जाता है? प्रतिक्रियावादी सोच, सृजनात्मक सोच कहते हैं, अमूर्त सोच होती है दोस्तों, या मूर्त सोच होती है। बताइए इसका कौन सही हो जाएगा दोस्तों? तो इसका हो जाएगा सही डी, मूर्त सोच कहते हैं दोस्तों। जब व्याख्या करने के लिए अपने आधार पर सोचते हैं तो उसे मूर्त सोच कहते हैं। आपके दिमाग में दोस्तों यह भी चल रहा होगा, ये भी हो सकता है, लेकिन अब प्रश्न के अनुसार दोस्तों इसका डी होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों, अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को कहा जाता है? विभेदी अनुदेशन, चयनित अनुदेशन, सटीक शिक्षण, त्रुटिहीन अनुदेशन। इसका हो जाएगा दोस्तों विभेदी अनुदेशन। ये बिल्कुल इसका ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है दोस्तों, प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के चरण का पूर्ववर्ती है। प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है दोस्तों, जो किस अधिगम चरण का पूर्ववर्ती है? अधिग्रहण का, अभिप्रेरण, आत्मनिर्भरता, सामान्यीकरण। इसका हो जाएगा दोस्तों डी, सामान्यीकरण का यह पूर्ववर्ती है दोस्तों प्रतिपालन अधिगम एक विशिष्ट चरण। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 40 दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बस प्रश्न ये भी दोस्तों। जनजोग का यह मानना है कि संज्ञान और भाव क्या होते हैं दोस्तों? अन्योन्याश्रित होते हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं दोस्तों, एकीकृत होते हैं। तो हाँ दोस्तों, संवेग और संज्ञान दोनों दोस्तों एकीकृत होते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं दोस्तों। डी बिल्कुल सही है, जनजोग का यह मानना था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न होगा दोस्तों, पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है। वह शिक्षण विधि का प्रयोग कर रहा है। वो किस शिक्षण विधि का प्रयोग कर रहा है दोस्तों? पहले से सीखे हुए कुछ कार्यों में सुधार करने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है। वो किस विधि का प्रयोग कर रहा है? अनुकरण विधि, अवलोकन, संशोधन, प्रतिरूपण। तो यह हो जाएगा दोस्तों अवलोकन विधि। अवलोकन कर कर ही तो सिखा रहा है दोस्तों, क्योंकि पहले से बताया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, मन और जैनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और इसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं। उसका व्यवहार प्रस्तुत करता है। चौकस, सतर्क, निवर्तमान, निरंकुश। इसका हो जाएगा दोस्तों डी, निरंकुश प्रदर्शित करता है दोस्तों। डी बिल्कुल सही हो गया 42 का। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दोस्तों, एक समस्या सुधारक बच्चा विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। सृजनात्मकता, सौंदर्यबोध, अमूर्त, तार्किक। इसका हो जाएगा दोस्तों ए, सृजनात्मकता। इसका हो जाएगा दोस्तों ए, सृजनात्मकता का मूल्यांकन करता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दोस्तों, जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं, उसे कहा जाता है? ड्रिल और अभ्यास कार्य, उपभोक्ता प्रकार का कार्य, निर्णयात्मक कार्य का प्रकार का कार्य, समस्यात्मक प्रकार का कार्य। बताइए दोस्तों इसका कौन सही हो जाएगा? तो इसका सही हो जाएगा दोस्तों बी, उपभोक्ता प्रकार का कार्य बिल्कुल सही होगा दोस्तों। आइए देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न दोस्तों, बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य और स्पर्श संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है। गतिबोधक, प्रत्यक्षीकरण, कर्णकोटर, अवलोकन। तो 45 का हो जाएगा दोस्तों गति बोधक। ए बिल्कुल इसका सही जवाब है। आइए चलते हैं आगे दोस्तों। तो ये रहे हमारे आज के 50 तो नहीं हुए दोस्तों, लेकिन 45 प्रश्न हो कराया हमने, और 45 प्रश्न में आपका आंसर कितना सही है दोस्तों, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कीजिएगा दोस्तों। और हमारे इस सेशन को दबा के लाइक कीजिए और इसको दोस्तों और रिश्तेदारों के पास शेयर कीजिए दोस्तों। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।